हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। जल्दी से आओ, फटाफट से दौड़ दौड़ के आओ, बिकॉज आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम? फटाफट से आओ, जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। और ये लिंक को हर जगह शेयर कर दो, दोस्त लोगों को भी पढ़ाओ। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? पीपीएम के एक दिन पहले पढ़ोगे क्या? पीपीएम एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ोगे तो बर्बाद हो तुम। जल्दी जल्दी पढ़ो, चैप्टर वाइज वन शॉट कंप्लीट करो, इसके बाद मैराथन करेंगे, इसके बाद बूस्टर रिवीजन करेंगे। फटाफट से आ जाओ और आके हाय हेलो करके लिखो, जिससे पता चले तुम आ चुके हो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और यस, लाइक कर दीजिए, बिकॉज लाइक टारगेट है भैया 300। आप अचीव नहीं करवा रहे हो आजकल लाइक टारगेट। क्या बात है दोस्तों, क्यों अचीव नहीं करवा रहे हो? आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। फटाफट से आ जाओ, लिंक को शेयर करो, लाइक टारगेट अचीव करवाओ। कौन इतनी मेहनत करता है भाई? आपके लिए मेहनत की जा रही है, फटाफट से लाइक टारगेट अचीव करवाओ जल्दी से। और अब बोलो कि हम लोग स्टार्ट करें या नहीं। हम लोग डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप वाला चैप्टर स्टार्ट करें या नहीं? मुझे परमिशन दो गाइस, आई नीड परमिशन। प्लीज चैट बॉक्स में बोलो कि आप लोग रेडी हो या नहीं, रेडी हो या नहीं, रेडी हो या नहीं, रेडी हो या नहीं, बताओ, जल्दी बताओ। यस 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 यस। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग डायरेक्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझाएंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को काम सिखाना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को काम सिखाना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, उसको ज्ञान देना कि किस तरह से काम किया जाता है। अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना। क्या क्या करना बताओ? 3 चीज बताओ। अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना। मान लो कि तुम बॉस बन गए, अपने एम्प्लॉयज को अगर तुम गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो और मोटिवेशन दे रहे हो, तो तुम भाई डायरेक्टिंग फॉलो कर रहे हो। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि मेरे जो एम्प्लॉयज है, मेरे जो कर्मचारी है, मैं उनको काम सिखा रहा हूं कि भाई किस तरह से काम किया जाता है। उनको गाइडेंस दे रहा हूं, उनको सुपरवाइज कर रहा हूं, उनको मोटिवेट कर रहा हूं। समय समय पर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसको अब बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्टिंग। तो यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डू ए वर्क। भाई अपना काम कर ले, इसको भी बोलते हैं डायरेक्टिंग। भाई अपना पढ़ ले, इसको भी बोलते हैं डायरेक्टिंग। मैं तुमको यहां पे गाइड कर रहा हूं, सुपरवाइज कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, तो भाई मैं भी डायरेक्टिंग ही कर रहा हूं। एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर एक एम्प्लॉयज को काम करना सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो डायरेक्टिंग ही कर रहे हैं बेटा, वो डायरेक्टिंग ही कर रहे हैं। क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है बताओ। ओके जी, जल्दी जल्दी जल्दी। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? वो 3 वर्ड क्या है? गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना। पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीबडी। इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट, फिर मैं गारंटी नहीं लेता। भाई डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना। किसको? एम्प्लॉयज को। किसको? एम्प्लॉयज को। किसको? एम्प्लॉयज को। सिंपल। इसके बाद देखिए, एक यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है कुंस्ट एंड ओडोनेल का, यह भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अकॉर्डिंग टू कुंस्ट एंड ओडोनेल, व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब कि डायरेक्टिंग। तो कुंस्ट जी ने बोला है कि इट इज अ कंप्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटी विच आर डिजाइन टू इनकरेज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कुंस्ट एंड ओडोनेल ने बोला है कि डायरेक्टिंग एक कंप्लेक्स प्रोसेस है, डायरेक्टिंग एक कंप्लेक्स फंक्शन है, टफ फंक्शन है, जिस फंक्शन में हम लोग सबऑर्डिनेट लोगों को, वर्कर लोगों को इंकरेज करते हैं टू वर्क इफेक्टिवली। इफेक्टिवली यानी कि बहुत अच्छे से काम करना, और इफिशिएंटली बिना कोई वेस्टेज के काम करना, अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके काम करना। तो डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है
जो फॉलो किया जाता है टू इनकरेज सबऑर्डिनेट टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो डायरेक्टिंग का अगर डेफिनेशन आ गया तो आप कोई भी डेफिनेशन उठा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? ज्ञान देना भैया, लोगों को काम सिखाना कि किस तरह से काम करते हैं, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना। क्लियर है? अगर मैं तुमको आज गाइड कर रहा हूं, सुपरवाइज कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, तो मैं भी भैया डायरेक्टिंग ही कर रहा हूं। मैं भी तुमको सिखा ही रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? पढ़ाई सिखा रहा हूं। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉइज लोगों को सिखाया जाता है। ये बताओ क्लियर है? तो आगे बढ़े, हम लोगों को बहुत जल्दबाजी है। बताओ डायरेक्टिंग का डेफिनेशन क्लियर है? आगे बढ़े, बना बना के लिख दोगे, लिख दोगे बना बना के। क्लियर है कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे अभी। शुरू करते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट बात करेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्टिंग की अच्छाई के बारे में पढ़ेंगे। क्यों है इतना अच्छा डायरेक्टिंग? क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? तो डायरेक्टिंग इज द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। असली काम यहीं से शुरू होता है। बाकी के 3 फंक्शंस में तो भैया नाटक चलते हैं, नाटक। प्लानिंग सिर्फ आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफिंग सिर्फ आप रिक्रूट कर रहे हो, लेकिन असली काम यहीं से चालू होता है। एम्प्लॉइज लोगों को से काम करवाना यहीं से चालू होता है भैया। डायरेक्टिंग से ही असली काम चालू होता है। प्लानिंग में तो आप नाटक कर रहे हो लिख लिख के, ऑर्गेनाइजिंग में तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफिंग में तो आप रिक्रूट कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टिंग से आप असली काम चालू कर रहे हो। तो डायरेक्टिंग इज द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क because actual work begins only when subordinate get direction from the superiors. Okay, actual work यहीं से चालू होता है। जब 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 सबऑर्डिनेट को सुपीरियर का ताना मिलता है, जब सबऑर्डिनेट को सुपीरियर सिखाता है, तब से ही एक्चुअल वर्क चालू होता है। मैंने प्लान किया आपको पढ़ाने का, मैंने नोट्स बना लिया, मैंने आप सबको ज्वाइन कर लिया, क्या उससे हो गया? क्या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी एक्चुअल वर्क शुरू होगा। जब मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठूंगा, जब मैं लेक्चर लूंगा, तभी एक्चुअल काम शुरू होगा। यानी डायरेक्टिंग एक बेसिस है स्टार्टिंग ऑफ वर्क का, इधर से ही एक्चुअल काम शुरू होता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। अब प्लान कर लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए, स्टाफ कर लिए, क्या कर लिए? फिर क्या हो गया उससे? जब तक आप अपने सबऑर्डिनेट को काम नहीं सिखाए तब तक कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए बोलते हैं डायरेक्टिंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर गाइड करता है, इधर इंकरेज करता है अपने सबऑर्डिनेट को कि भैया कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है। मैनेजर यहां पे मोटिवेट करता है, गाइड करता है कि किस तरीके से, कैसे 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 बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है। इसके बाद ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब अरे भैया डायरेक्टिंग हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो। दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डायरेक्टिंग को नहीं फॉलो करता होगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनी को डायरेक्टिंग फॉलो करना ही पड़ता होगा। सोचो अगर एम्प्लॉयज को खुला सांड की तरह छोड़ दिया जाए तो एम्प्लॉयज तो पबजी खेलेगा, एम्प्लॉयज तो GTA 5 खेलेगा, एम्प्लॉयज तो अपने बाबू सोना से बात करेगा, एम्प्लॉयज का काम करेगा नहीं। तो एम्प्लॉयज को खुला सांड की तरह नहीं छोड़ो, एम्प्लॉयज पे नजर रखो, उसको गाइड करो, सुपरवाइज करो, मोटिवेट करो। क्लियर है कि नहीं? बताओ। चलो नेक्स्ट, ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब वेदर इट इज स्मॉल वेदर इट इज बिग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो भाई, डायरेक्टिंग हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह अप्लीकेबल है। जिस जगह अप्लीकेबल नहीं है वहां बर्बाद है, वहां बर्बाद है भाई। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमेशा डायरेक्टिंग चलते ही रहता है। मोटिवेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर कभी भी मोटिवेशन और गाइडिंग रुक गई, मैं अगर आपको गाइड करना स्टॉप कर दिया तो भाई डाउनफॉल चालू हो जाएगा।
अगर टीचर्स गाइडेंस देना स्टॉप कर दिए, अगर आप गाइडेंस लेना स्टॉप कर दिए, तो भाई हर किसी का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो हमेशा हमेशा एक मैनेजर को गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। रेगुलरली मोटिवेट करेगा तभी तो काम बनेगा ना भाई। एक दिन मोटिवेट कर दिया, 6 महीना मोटिवेट नहीं किया, उससे काम बनेगा क्या? तुम बताओ, एक दिन मोटिवेट कर दिया मैनेजर, एक दिन गाइड कर दिया मैनेजर, एक दिन सुपरवाइज कर दिया मैनेजर, और 6 महीना 1 साल तक मोटिवेट नहीं किया, गाइड नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया, क्या काम बनेगा? नहीं। तो डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फोर्थ, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद ये डाउनवर्ड फ्लो जाता है, डाउनवर्ड फ्लो, यानी कि हमेशा यहां पे सुपीरियर जो है, हमेशा यहां पे सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, अपने सबऑर्डिनेट को जो उसके अंडर काम कर रहा है उसको ऑर्डर देता है। तो इसलिए ये डाउनवर्ड फ्लो जाता है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर का मैनेजर नीचे के सबऑर्डिनेट को हमेशा मतलब कि गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा, तो ये डाउनवर्ड फ्लो है। और ये ह्यूमन फैक्टर है, बिकॉज यहां पे ह्यूमन का ज्यादा रोल है, यहां पे ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टिंग के हेल्प से। यानी यहां पे एम्प्लॉइज लोगों को ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। डायरेक्टिंग ह्यूमन फैक्टर है। डायरेक्टिंग क्या है? ह्यूमन फैक्टर। डायरेक्टिंग क्या है? ह्यूमन फैक्टर। प्लीज जी पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग बताओगे, अभी आप लोग जी बताओगे कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। एक एक करके नाम बताओगे। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग? प्लीज नाम बताओ, प्लीज नाम बताओ। जल्दी पार्टिसिपेट करो तभी याद रहेगा। याद क्यों नहीं हो रहा है? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इसीलिए पार्टिसिपेट करो। सबसे पहले बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। भैया तुम्ही से शुरू, तुम्ही से खत्म। स्टार्टिंग वर्क डायरेक्टिंग से ही होता है। इसके बाद भैया मैनेजरियल फंक्शन, इसके बाद परवेसिव फंक्शन, इसके बाद बताइए, इसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन, इसके बाद डाउनवर्ड फ्लो, ह्यूमन फैक्टर। बस हो गया, बात खत्म। कुछ दिक्कत था क्या? नहीं ना। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले यहां भी सेम चीज, बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क, यानी डायरेक्टिंग के वजह से ही आप स्टार्ट कर पाते हो वर्क। बस उसी लाइन को चेप देना। डायरेक्टिंग इज द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क बिकॉज द सबऑर्डिनेट स्टार्ट वर्क ओनली आफ्टर गेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम द सुपीरियर। सबऑर्डिनेट तभी काम स्टार्ट करेगा जब उसको सुपीरियर से डायरेक्शन मिलेगा, पहले पहले स्टार्ट नहीं करेगा। तो डायरेक्टिंग इज द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। वहां का लाइन यहां पे चेप देना, सिंपल सा बात है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। भैया डायरेक्टिंग में क्या होता है? सारे के सारे एम्प्लॉइज जब एक साथ मिलकर काम होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो सारा का सारा एफर्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, सारा का सारा एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है, ऐड किया जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। जब आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता था, याद कीजिए, जब आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता था, आप एक ग्रुप बनाते थे, आप एक 10 लोगों का ग्रुप बनाते थे, और 10 लोग जब मेहनत करता था, 10 लोग जब मेहनत करता था, तब जाके आपको प्रोजेक्ट में 20 में से 20 मिलता था, 20 में से 20 मिलता था, तब जाके आप लोग। तो डायरेक्टिंग इज द इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। यानी एक आदमी काम करने से नहीं होगा। बुड़बक की तरह सिर्फ एक आदमी काम किया, 19 आदमी काम नहीं किया, उससे नहीं होगा। सबको काम करना पड़ेगा, सबको। सब अगर काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो पाता है। तो इसीलिए बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट। एक एक जन का एफर्ट यहां पे मैटर करता है, सब एफर्ट को जोड़ दिया जाता है, बस इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप बहुत इजीली अचीव कर पाते हो मेरे दोस्त। इसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन भैया इसका मतलब गिविंग ऑर्डर्स नॉट ओनली। अरे मैं बोल रहा हूं मतलब कि डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ ऑर्डर फरमाओ। अरे मतलब कि डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ ऑर्डर फरमाओ। डायरेक्टिंग का मतलब ये भी है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो। और मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है। नेगेटिव मोटिवेशन मतलब काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देंगे। नेगेटिव मोटिवेशन मतलब क्या होता है? काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देंगे। पॉजिटिव मतलब कि मोटिवेशन, अरे काम करो ना तुम, इस बार तुमको प्रमोशन करवा देंगे। तो डायरेक्टिंग इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना है। बॉस सिर्फ ऑर्डर फरमाता रहेगा
ये काम कर लेना, वो काम कर लेना, ये काम कर लेगा, इसका मतलब डायरेक्टिंग नहीं होता है। सिर्फ डायरेक्टिंग का ये भी मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को, आप अपने कर्मचारी को मोटिवेट करो। संदीप माहेश्वरी बन जाओ, उसके लिए मोटिवेट करो उसको कि वो सही तरीके से काम करे। डायरेक्टिंग जो है ये बैलेंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ फीचर आइए, फिफ्थ इंपॉर्टेंस आइए, फिफ्थ इंपॉर्टेंस। डायरेक्टिंग जो है वो बैलेंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। द एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट। हर डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉयज का अपना अपना एटीट्यूड रहता है, अपना अपना स्टाइल रहता है, अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। सबके एटीट्यूड को मिलाता है और बैलेंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। कौन? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा बैलेंस बनता है। अगर सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो क्या चलेगा? क्या नहीं। तो बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? डायरेक्टिंग की वजह से। डायरेक्टिंग करते हैं मैनेजर लोग, गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज लोगों को, तभी तो बैलेंस बन पाता है, तभी तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम प्रॉपरली इन टाइम कर पाते हैं। तो डायरेक्टिंग बैलेंस भी बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। द एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट। हर एक एम्प्लॉयज का एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कोई बहुत स्लो काम करेगा, कोई बहुत फास्ट काम करेगा, कोई बहुत लेट तक काम करेगा, कोई बहुत अर्ली तक काम करेगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को कैटर करने में हेल्प करता है। कौन? डायरेक्टिंग। कौन? डायरेक्टिंग। क्लियर है? तो ये बैलेंस भी बनाता है। इसके बाद एडजस्टमेंट चेंजेस। एडजस्टमेंट चेंजेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस सेवरल कंटिन्यूअस चेंजेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत सारे चेंजेस देखने पड़ते हैं। सोशल चेंज आ गया, या पॉलिटिकल चेंज आ गया, एनवायरमेंटल चेंज आ गया, या तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। वो चेंज को अडेप्ट करना, वो चेंज को अडेप्ट करना भी डायरेक्टिंग सिखाता है। कैसे चेंज को अडेप्ट करना डायरेक्टिंग सिखाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, मान लीजिए एक छोटा फोन वाला जमाना था, छोटा फोन वाला जमाना था, लेकिन सबको अभी बड़ा वाला फोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी तो कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी तो टेक्नोलॉजिकल चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने में डायरेक्टिंग ही मदद करता है। अपने एम्प्लॉइज लोगों को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है कि किस तरह से तुम चेंज ला सकते हो, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप। अब छोटा वाला कीपैड फोन मत यूज करो मेरे एम्प्लॉय प्लीज, अब बड़ा वाला फोन यूज करो, अब बड़ा वाला कंप्यूटर यूज करो, अब ये नया टेक्नोलॉजी यूज करो। तो अगर कोई चेंज आता है तो डायरेक्टिंग के मदद से ही आप अपने एम्प्लॉयज को बोलते हो कि आप भी चेंज हो जाओ। तो फिफ्थ फंक्शन है एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस सेवरल कंटिन्यूअस चेंज सच एज सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। थ्रू डायरेक्टिंग वर्कर्स आर मोटिवेटेड। वर्कर को मोटिवेट किया जाता है कि भाई तुमको चेंज करना पड़ेगा अपना स्टाइल को, बिकॉज अब पूरा एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। वर्कर को मोटिवेट किया जाता है कि आप भी अपने में चेंज लाओ, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अब चेंज की जरूरत है, बिकॉज एनवायरमेंट ही चेंज हो चुका है, इंडिया ही चेंज हो चुका है। क्लियर है? ओके। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन एलिमेंट, यानी मशीन्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इसका पूरा का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। अच्छे से यूटिलाइजेशन करवाते हैं डायरेक्टिंग के मदद से। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स। नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? मशीन, इक्विपमेंट्स, ठीक है, मशीन, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करवाते हैं डायरेक्टिंग के मदद से। यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए भाई, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स बोल सकते हो। सारे के सारे ह्यूमन जो बैठे रहते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज जो बैठे रहते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप मशीन, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल को बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से यूज करो, बहुत अच्छे से यूज करो, ताकि कोई वेस्टेज ना हो, कोई भी रिसोर्सेस को वेस्ट ना करो। समझ में आ रहा है ना तुमको? इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन एलिमेंट। देखो नालायक को, भागो मत। जो लोग आ रहे हैं और भाग रहे हैं, प्लीज भागो मत।
वरना सीयू सीयू तुमको देख के भाग जाएगा। ठीक है, प्लीज देखो, तुमको पढ़ा रहे हैं ना, प्लीज ये सेशन को देख के जाओ, देख के जाओ और लाइक कर दो, लाइक लाइक लाइक। इसके बाद इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी मतलब कि क्या, डायरेक्टिंग जो है ना वो अपना वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। हर एक एम्प्लॉय डायरेक्टिंग की वजह से ज्यादा काम करता है। अगर आप किसी को गाइड करोगे, सुपरवाइज करोगे, मोटिवेट करोगे, इसके बाद आप देखोगे कि वो कैसा काम कर रहा है, तो वो ऑफ कोर्स सब बात है वो एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा। अगर मान लो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय मान लो कि काम कर रहा है, बॉस उसके सामने नजर टिकाए खड़ा है, उसको देख रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, तो जितना काम वो करता था ना पहले, उससे ज्यादा काम करेगा। अगर वो मान लो 8 घंटा काम करता था, वो 12 घंटा काम करके जाएगा, एक्स्ट्रा काम करके जाएगा। तो डायरेक्टिंग की वजह से ना भैया इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी भी होता है। डायरेक्टिंग डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग ये बताता है कि भैया एम्प्लॉय आपका ड्यूटी क्या है, लेबर जी, वर्कर जी, आपका ड्यूटी क्या है, आपको कितने घंटे काम करना चाहिए। एक मैनेजर जब गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, तब सबका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। क्लियर है? अब हर कोई चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा, जो जो मैं पूछूंगा वो सब बताएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का हर एक बंदा एक एक पॉइंट करके बताओ। हर एक बंदा एक एक पॉइंट करके बताओ। पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीवन। एक एक बंदा एक एक पॉइंट करके बताओ। थोड़ा डिटेल में बताना, अपने से लिख लिख के बताना, अपने से लिख लिख के बताना। एक एक पॉइंट करके हर एक बंदा बताएगा, जिससे सबका अच्छा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। बताओ जी, बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का एक एक पॉइंट करके बताओ। 5-6 पॉइंट बताने हैं। पार्टिसिपेट करो। जब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारा एश्योरिटी नहीं लेता हूं। ठीक है, पार्टिसिपेट करो, एक एक पॉइंट करके बताइए जी, बताइए। कोई भी एक पॉइंट को अपने लैंग्वेज में इलैबोरेट करके लिख दो। सिंपल सा बात है। लिखना तो आता है ना, फोन में लिखना तो आता है ना भाई, लिख दो ना, क्या दिक्कत है, लिख दो। लिखने ही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने लिख दिया, बहुत कमाल, बहुत कमाल। जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत कमाल, बहुत कमाल के हो आप लोग। आप लोगों को याद रह जाएगा, आप लोग को रिटेन रह जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यानी डायरेक्टिंग की क्या क्या एलिमेंट्स है, मतलब डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज आता है। सबसे पहले आता है सुपरविजन। सबसे पहले आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय देयर सुपीरियर्स। यानी कि सबऑर्डिनेट को काम को देखना, सबऑर्डिनेट के काम को देखने को मतलब है सुपरविजन। Supervision refers to overseeing the work of the subordinate by the superior. Every manager has to supervise the work of his subordinate in order to verify whether the subordinate are performing work according to the direction or not. क्या हमारा एम्प्लॉय जीटीए खेल रहा है? क्या हमारा एम्प्लॉय गिल्ली डंडा खेल रहा है? क्या हमारा एम्प्लॉय बाबू सोना से चैट कर रहा है? ये देखना पड़ेगा ना भाई। सुपरविजन मतलब क्या होता है? हर बॉस को देखना चाहिए कि उसका एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। वो जब काम करता है ना, उसके पीठ पीछे देखना, वो लोग खड़े रहते हैं। कभी 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 एम्प्लॉयर जो रहते हैं, मैनेजर जो रहते हैं, वो पीठ पीछे खड़ा रहता है और देखता है कि क्या काम कर रही है। एक्चुअली मैं देखूं तो क्या काम कर रहा है, कहीं बाबू सोना से तो बात नहीं कर रहा है, कहीं गिल्ली डंडा तो नहीं खेल रहा है, कहीं पबजी तो नहीं खेल रहा है। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है अपने वर्कर्स का काम को देखना। जो टास्क हम सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड किए हुए थे, उसको चेक करना कि वो किया कि नहीं किया, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे तुम होमवर्क करते थे बचपन में, पापा चेक करने आता था ना, और देखते थे तुम होमवर्क नहीं किया, एक चपाटा लगा देते थे, है ना। वैसे ही होता है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब चेक किया, चेक करना कि सबऑर्डिनेट ने काम किया या नहीं किया। सिंपल सा बात है। इसको अपने लेवल, अपने से बना बना के लिख देना। Supervision refers to overseeing the work of the subordinates by their superiors. Every manager has to supervise the work of his subordinate in order to verify whether the subordinate are performing work according to the direction or not. क्या subordinate मेरे मतलब कि बताए हुए रास्ते से
क्या काम परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसको देखने का तरीका क्या है, सुपरविजन। इसके बाद देखिए मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है। क्या है मोटिवेशन? बताइए बताइए बताइए, चैट में बताइए, मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। बताइए, मोटिवेशन इज ए प्रोसेस। बताइए, मोटिवेशन इज ए प्रोसेस। प्रोसेस चैट बॉक्स में लिखो भाई, लिखो। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। मोटिवेशन एक प्रोसेस है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है टू स्टिमुलेट पीपल, जिससे सब अपना काम को कंप्लीट कर ले, जिससे डिजायर्ड गोल जो है वो अचीव हो जाए। मोटिवेशन एक प्रोसेस है टू स्टिमुलेट पीपल, यानी एक आदमी को इस तरीके से समझाना, इस तरीके से ब्रेन वॉश करना कि वो अपना काम को पूरा का पूरा कर ले। मोटिवेशन में वो शक्ति है कि आपको मोटिवेट कर देती है कि हाँ अब तो ये काम करना है, अब तो ये काम करना है। बचपन में जब आपको मम्मी मार्केट भेजती थी, अभी भी भेजती होगी, मम्मी जब मार्केट भेजती है, आप क्या बोलते हो? मम्मी मैं नहीं जाऊंगा मार्केट, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा मार्केट। उसके बाद मम्मी बोलती है, देख मैं तेरे को 100 रुपए देती हूं, इसमें से 50 का सामान आएगा और 50 तू रख लियो। इसके बाद क्या तुम दौड़े दौड़े जाते हो, भैया मुझको तो जाना है जाना है जाना है जाना है, मार्केट जाना है। 50 मेरा हो जाएगा, मार्केट जाने के बाद 50 मेरे पॉकेट में हो जाएगा। तो पैसा इज द मोटिवेशन। तो वैसे ही इंप्लॉयज को भी मोटिवेट किया जाता है। सिर्फ ज्ञान की बातें को मोटिवेशन नहीं बोलते हैं। अगर मैनेजर बोल दिया कि इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव देंगे, तो वो बेटा 12 घंटा क्या, 8वां घंटा 24 घंटा भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मोटिवेशन का मतलब क्या? लोगों को इन्फ्लुएंस कर देना, लोगों को स्टिमुलेट कर देना, काम करने के ऊपर मजबूर कर देना। पैसा हर कुछ करवाती है भैया, पैसा हर कुछ करवाती है। क्लियर है? इसके बाद वाला एलिमेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या हो गया जी? बताइए तो, बताइए आप लोग, फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब आप लोग क्या क्या समझते हो? फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब हो गया जैसे पे एंड अलाउंस हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया। कभी कभी एक मैनेजर फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है मोटिवेशन के तौर पर। हम तुमको बोनस दे देंगे, हम तुमको कमीशन दे देंगे, हम तुमको प्रॉफिट शेयरिंग दे देंगे, हम तुमको रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे, तुम मेरा ये काम कर दो, तुम एक्स्ट्रा टाइम काम करो, तुम ओवर टाइम काम करो, हम तुमको बहुत कुछ देंगे, इंसेंटिव देंगे, पे एंड अलाउंस देंगे, बोनस देंगे। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसा मासंगा वाला। इसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब हो गया जॉब सिक्योरिटी। जॉब से नहीं निकालेंगे, ये काम कर लो, जॉब से नहीं निकालेंगे, वरना जॉब से निकाल देंगे। सिंपल सा बात है। ये क्या है? धमकी। ये क्या है? धमकी। ये क्या है? टॉर्चर। ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जहां पे पैसे का कोई बात नहीं आता, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पैसे का बात आ रहा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक एलिमेंट आता है लीडरशिप। लीडरशिप भी एक तरह का डायरेक्टिंग ही हुआ। लीडरशिप भी भैया एक तरह का डायरेक्टिंग ही हुआ, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आप लोग टेंशन मत करो, इसको हम अभी पढ़ाएंगे नहीं, जिसको हम लोग अभी के अभी पढ़ने वाले हैं। लीडरशिप बोल के एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लास्ट वाला फैक्टर आता है, लास्ट वाला एलिमेंट आता है कम्युनिकेशन। लास्ट वाला एलिमेंट आता है कम्युनिकेशन। इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, ए मैनेजर हैज टू गिव डायरेक्शन कंटिन्यूअसली टू द सबऑर्डिनेट। अगर आपको अपना गोल्स को अचीव करना है, तो आपको अपने एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली समझाना पड़ेगा कि क्या काम हुआ, कितना तक काम हुआ, ये काम और करना है, ये एडिशनल काम करना है। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करते रहना पड़ेगा। दिन भर आपको अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो अपने सबऑर्डिनेट को दिन रात सुबह शाम डायरेक्शन देते रहो, डायरेक्शन देते रहो, डायरेक्शन देते रहो। डायरेक्शन दोगे ये तभी वो काम कर पाएगा। सिंपल सा बात है। क्या करना है, कैसे करना है। अगर तुम डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज को बता नहीं रहे हो कि ये काम कैसे करना है, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं क्या? कम्युनिकेशन। तो ये क्या क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक एक करके बताओ। एलिमेंट्स
एक एक करके आप लोग बताओगे चैट बॉक्स में, पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीवन, तब आपको जाके याद हो जाएगा। एक एक करके बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, थोड़ा 2 लाइन करके अपने वर्ड से डिस्क्राइब करोगे क्या क्या एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या क्या है बताइए, डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स क्या क्या है। हर एक बंदा एक एक करके एलिमेंट बताएगा चैट बॉक्स में, जल्दी से। बताओ जी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, कब बताओगे। अरे ढल गई शाम, बताओ जल्दी बताओ। सुबह हो गया, शाम ढल गया, तुमने नहीं बताया अभी। सब कोई पार्टिसिपेट करो भैया, सब कोई सब कोई सब कोई। एग्जाम में सब किसी को नंबर लाने हैं कि नहीं बताओ, सब किसी को नंबर लाने हैं ना, तो पार्टिसिपेट भी हर किसी को करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडरशिप। डायरेक्टिंग वाला चैप्टर हमने खत्म कर दिया, अपने लिए एक तालियां बजाओ। लीडरशिप वाला चैप्टर शुरू हो गया है और लीडरशिप खत्म करेंगे अभी हम लोग। अभी हमारा टारगेट है लीडरशिप खत्म करना। आइए, तो लीडरशिप मतलब क्या होता है। लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी है। लीडरशिप क्या है, एक पर्सनल क्वालिटी, एक एबिलिटी जिससे मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकूं। अगर मैं आपको गाइड कर पा रहा हूं, अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं अपने एक्टिविटीज से, अगर मैं आपको कंट्रोल कर पा रहा हूं अपने एक्टिविटीज से, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं अपने एक्टिविटीज से, अगर आप मेरा बात सुन रहे हो, तो मैं एक लीडर माना जाऊंगा। मैं एक लीडर माना जाऊंगा उस केस में। तो यहां पे पढ़िए ध्यान से, लीडरशिप इज द पर्सनल क्वालिटी। लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी है, मेरे अंदर ये पर्सनल क्वालिटी है, एबिलिटी है, बाई विच पर्सन कैन गाइड द अदर्स। अगर मैं आपको गाइड कर पा रहा हूं, अगर मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूं, अगर मैं आपको सुपरवाइज कर पा रहा हूं, अगर मैं आपको लीड कर पा रहा हूं, अगर आप मेरा बात सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो भैया मैं लीडरशिप के सारे कैटेगरी को फुलफिल कर रहा हूं। लीडरशिप उसी को बोलते हैं। लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी है, पर्सनल एबिलिटी है, जब एक पर्सन दूसरों को गाइड करता है, इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, अपना बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। यानी आपकी एक्टिविटीज को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं अगर मान लीजिए, तो मैं एक लीडर कहलाया जाऊंगा। जैसे बताइए, हमारे इंडियन टीम में लीडर किसको बोला जाता है बताइए। लीडर का नाम क्या है, बहुत फेमस एक लीडर का नाम है जो अपने लीडरशिप के लिए बहुत जाने जाते हैं। दो बताइए, दो दो दो। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में अपने लीडरशिप के लिए 2 कैप्टन, बहुत जाने माने कैप्टन, नाम बताओ जल्दी से, नाम बताओ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा सौरव गांगुली जी, जो अपने लीडरशिप के लिए बहुत जाने जाते हैं। इंडिया पहले टेस्ट टीम में एकदम पिछड़ा हुआ था, उन्होंने ऐसा लीडरशिप दिखाया कि इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया। इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम में बहुत खराब था पहले, उन्होंने ऐसा लीडरशिप दिखाया कि इंडिया सेकंड, मतलब कि सेकंड टीम में आ गया। ओके, और सेकंड है MS धोनी। इनके बारे में तो सब कोई जानते ही होंगे, सिंपल सा बात है। मैं 2 लीडर को मानता हूं, आपके हिसाब से कोई और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई लीडर है। लीडर मतलब क्या हुआ, लीडर मतलब एक पर्सनल एबिलिटी है, पर्सनल क्वालिटी है मेरा, जो गाइड कर सकते हैं, जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनका बात कोई दूसरा सुनता है, जो दूसरे के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लीडर। उसको क्या बोलते हैं, लीडर। तो यहां पे लीडरशिप में ना 2 आदमी रहना चाहिए, एक तो रहना चाहिए लीडर, एक रहना चाहिए फॉलोअर। मान लीजिए हम लीड कर रहे हैं और हमको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, फिर काहे का लीडर। हम लीड कर रहे हैं और हमको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, काहे का लीडर, फिर किस बात का लीडर भाई, फिर तो मैं पोपट बन गया। अगर मैं लीड कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, सुपरवाइज कर रहा हूं, अगर आप लोग देख ही नहीं रहे हो, अगर आपको देखना ही नहीं है, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो लीडरशिप में कौन कौन रहता है बताइए, लीडरशिप में कौन कौन रहता है बताइए। लीडरशिप में कौन कौन रहता है, एक रहता है लीडर, एक रहता है फॉलोअर। एक रहता है लीडर, एक रहता है फॉलोअर। जो पर्सन इन्फ्लुएंस करता है, जो पर्सन गाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, लीडर। जो पर्सन उसको फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉलोअर।
जो पर्सन गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? लीडर। जो पर्सन उस आदमी को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? फॉलोअर्स। क्लियर? तो लीडरशिप वाला डेफिनेशन में अगर 2 मार्क्स का आया तो आप बना बना के लिख देना ना, 4-5 लाइन तो अपने वर्ड में लिखने हैं, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आसान है, आसान है, सब कुछ आसान है। आइए अभी कुंस्ट एंड ओडोनिल का पढ़ते हैं। कुंस्ट एंड ओडोनिल ने क्या बोला है लीडरशिप के बारे में? लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। कुंस्ट एंड ओडोनिल ने बोला है कि लीडरशिप एक एबिलिटी है मैनेजर को का, एक मैनेजर का एबिलिटी है लीडरशिप, जो अपने सबऑर्डिनेट को इंड्यूस कर सकता है, जो अपने सबऑर्डिनेट को इंड्यूस कर सकता है, अपनी बातों में झाल सकता है, ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस भर सकता है, उनमें काम करने की शक्ति जगा सकता है। लीडरशिप एक क्वालिटी है मैनेजर का, एबिलिटी है मैनेजर का, जो सबऑर्डिनेट को काम करने की शक्ति जगा सकता है। ओके, इन्होंने बोला है, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लिए तो काफी है, लीडरशिप हो गया, खत्म। इसके बाद आइए, इसके बाद फीचर्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे। लीडरशिप का फीचर क्या क्या होता है? सबसे पहला फीचर आइए, लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस बाय विच ए लीडर डायरेक्ट हिज फॉलोअर्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप जो है ये एक इन्फ्लुएंस करने का फीचर है। जैसे आप मेरे को देख के अगर इन्फ्लुएंस होंगे तो उसी को बोलते हैं लीडरशिप इज ए इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। एक दूसरे को देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिससे फॉलोअर क्या करता है? लीडर को फॉलो करता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे मोटिवेट होता है कि हमारा लीडर कैसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, हमारा लीडर कैसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। इन्फ्लुएंस होता है लीडर से, ठीक है। इसके बाद लीडरशिप इज हाईली सिचुएशनल। हर एक लीडर का अपना अपना स्टाइल होता है, हर एक लीडर का अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपने तरीके से वो लीड करता है, अपने अपने अप्रोच से वो लीड करता है, एज पर द डिमांड, एज पर द सिचुएशन वो लीड करता है। जैसा सिचुएशन है वैसा वो लीड करने की कोशिश करेगा, अपने अपने स्टाइल से वो लीड करेगा। इसीलिए बोलते हैं लीडरशिप इज हाईली सिचुएशनल। सो एवरी लीडर हैज टू मॉडिफाई हिज अप्रोच एंड स्टाइल। हर एक लीडर अपने अपने सिचुएशन में अपने अपने तरीके से ट्रीट करता है, सिंपल सा बात है। इसके बाद लीडरशिप एक ऑथोरिटी बेस्ड प्रोसेस है। मैं जबरदस्ती लीडर नहीं बन सकता, मैं जबरदस्ती लीडर नहीं बन सकता। जब मेरे को एक ऑथोरिटी मिला है, जब मेरे को एक पावर मिलता है, तभी मैं लीडर हूं। मेरे को एक पावर मिलना चाहिए, मेरे पास वो पावर रहना चाहिए। कोई भी लीडर नहीं बन सकता भाई, कोई भी लीडर नहीं बन सकता, उसके पास पावर रहना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं लीडरशिप इज एन ऑथोरिटी बेस्ड प्रोसेस। इसके बाद इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लीडरशिप में लीडर और फॉलोअर के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है, सिंपल सा बात है। लीडरशिप में लीडर और फॉलोअर्स के बीच एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है। इसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लीडरशिप हमेशा चालू रहती है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, इसके बाद इट एम्स टू ब्रिंग चेंजेस ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप एक पीपल के बिहेवियर को चेंज कर देता है। जैसे मैं कभी कभी आपका बिहेवियर को चेंज कर सकता हूं कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, और तुम मोटिवेट हो जाते हो, हाँ भाई पढ़ना है, हाँ अभिषेक भैया बोले हैं पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो देखो तुम्हारा बिहेवियर चेंज कर दिया, देखो तुम्हारा बिहेवियर चेंज कर दिया। तो इट एम्स एट ब्रिंगिंग चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। इट इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इसीलिए एक्सरसाइज किया जाता है ताकि आप कॉमन गोल्स को अचीव कर पाओ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ, सिंपल सा बात है। और ये एक मेंटल प्रोसेस है। क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है ये, बस सिंपल हो गया फीचर। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप फीचर वाला कुछ कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद ना आए तो आप फीचर वाला कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अपने से बना बना के लिखना है, अपने से बना बना के लिखना है। सबसे पहला, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ए गुड लीडर कैन इजीली मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक अच्छा लीडर अपना सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करेगा, हर एक सिचुएशन में करेगा, हर एक सिचुएशन में करेगा। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना जानेगा। क्लियर है? इसके बाद एक अच्छा लीडर गोल्स एंड पॉलिसीज भी बनाता है।
कि हमारा गोल क्या है, हमें कहां पहुंचना है, हमारा पॉलिसीज क्या है, अपना टास्क को प्रॉपर्ली बताता है, अपने गोल्स को सेट करता है अच्छा लीडर कि हम लोगों को कहां पहुंचना है। जैसे देखोगे क्रिकेट कैप्टन्स को, हम लोगों को ये वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है, उसके लिए कितना सारा स्ट्रैटेजी बनाता है, कितना रात रात जगता है लीडर। लीडर कैप्टन का कितना बड़ा बड़ा रोल है, सोचो। ए लीडर सेट्स गोल एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन्स देम टू द सबऑर्डिनेट। सिंपल सा बात है, क्लियर है। इसके बाद लीडर जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, ग्रुप एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है। जितने भी ग्रुप में एक्टिविटीज होते हैं उस एक्टिविटीज में दखल अंदाजी करता है, देखता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, ग्रुप एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है। ठीक है, एक गुड लीडर डायरेक्ट हिज ग्रुप एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें वो शामिल रहता है, उसमें वो लीड करता है, उसमें वो देखता है। कभी कभी वो एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए गाइड ट्रीट करता है सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट को एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए गाइड ट्रीट करता है। जब तक आप किसी के दोस्त नहीं बन पाओगे ना, तब तक आप कोई लीडर नहीं हो। लीडर मतलब ये नहीं कि सिर्फ तानाशाही करो, नहीं, उसको लीडर नहीं बोलते हैं। लीडर मतलब वो जो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बने आपका। क्लियर है। लीडर मतलब वो कि जिस रास्ते से आपके वो मतलब कि सबऑर्डिनेट चले, उसी रास्ते से आप भी होकर जाओ। ऐसा नहीं कि आप घोड़ा गाड़ी पर बैठे हो और आपके सबऑर्डिनेट पीछे पीछे चल रहे हैं, नहीं। लीडर वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट के कदम से कदम मिला मिला के चलते हैं। तो ब्रिंगिंग ग्रुप एक्टिविटीज। इसके बाद फोर पढ़िए, मतलब कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। लीडर एक ऐसा होता है जो ह्यूमन एलिमेंट्स को ना बेटर यूटिलाइज कर पाता है, जो उनके फॉलोअर्स है उनके बेटर यूटिलाइज कर पाता है, जो उनके फॉलोअर्स उनके सामने हैं उनको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करता है उनके स्किल के हिसाब से। कि तुम्हारा स्किल अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स में जाओ, तुम्हारा स्किल टैक्स में है तो टैक्स में जाओ, तुम्हारा स्किल फाइनेंस में है तो फाइनेंस में जाओ। उसको बेस्ट से बेस्ट यूज कर रहा है लीडर। लीडर का कर्म और धर्म है कि उनके जो फॉलोअर्स है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करे। ओके। इसके बाद बिल्डिंग मोरल, मतलब मोटिवेट भी करता है, समय समय पर मोटिवेट भी करना लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉडल भी बनाना लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे फॉलोअर लोग हाई प्रोडक्टिविटी दिखाए, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी रहे। सिंपल सा बात है। इसके बाद डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन, डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। लीडर का यह भी धर्म है कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। अपने सबऑर्डिनेट के साथ क्या, अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। लीडर का यह भी धर्म है कि अपना जो सबऑर्डिनेट है उसका, जो उनके फॉलोअर्स है उनके साथ जो है अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। ह्यूमन रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द सबऑर्डिनेट। एन एफिशिएंट लीडर डेवलप्स द टैलेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, मोटिवेट देम टू वर्क। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करेगा, भाई काम कर काम कर काम कर। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगा, भाई आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। एक अच्छा लीडर वही है जो एक गुड ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करेगा अपने सबऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, अपने से बना बना के लिखना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां से छापना, अपने से बना बना के लिखना। इंग्लिश आता है ना भाई, बस ये जो पॉइंट है, ये जो काले काले अक्षर में जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेम रखना और बाकी अंदर वाला पॉइंट अपने से बना बना के लिखना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। प्लीज 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 आप लोग चैट बॉक्स में लिखो अगर क्लियर है तो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसके बाद देखो अचीविंग कोऑर्डिनेशन। अचीविंग कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ए स्मूथ कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथ तालमेल होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए ना, सिंपल सा बात है। एक्टिविटी ए परफॉर्म होगा तभी तो एक्टिविटी बी मतलब कि परफॉर्म होगा, और एक्टिविटी बी परफॉर्म होगा तभी तो एक्टिविटी सी परफॉर्म होगा, एक्टिविटी सी परफॉर्म होगा तभी तो एक्टिविटी डी परफॉर्म होगा। तो हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो लीडरशिप के द्वारा हर एक एक्टिविटी सिस्टमेटिकली और सीक्वेंस में प्रमोट होगा, सीक्वेंस में प्रोड्यूस होगा। तो लीडरशिप जो है ना वो कोऑर्डिनेशन पे भी ज्यादा ध्यान देता है, जिससे कोऑर्डिनेशन बरकरार रहे।
ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बरकरार रहे, सिंपल सा बात है, जिससे सारे के सारे ग्रुप एक्टिविटीज सिस्टमैटिकली और सीक्वेंस वे में हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, जिससे सारे के सारे एक्टिविटीज सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस में सिस्टमैटिकली हो, सिंपल। इसके बाद प्रोवाइडिंग गाइडेंस, ये भी एक फीचर है। लीडर क्या करता है? प्रोवाइड करता है गाइडेंस, किसको? सबऑर्डिनेट को। द रोल ऑफ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द सबऑर्डिनेट। बना बना के लिख देना कि लीडर क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है, किसको? सबऑर्डिनेट को। अपने सबऑर्डिनेट को लीडर क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गाइड करता है उसको, सिंपल। उसको डिसिप्लिन सिखाता है। लीडर क्या करता है? डिसिप्लिन सिखाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीड्यूर्स फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज का इंश्योर कौन करता है? लीडर। तो डिसिप्लिन इज सच ए सोर्स व्हिच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीड्यूर्स, सिंपल सा बात है। तो लीडर ये ध्यान रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ मेंटेन हो रहा है, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन सब कुछ चल रहा है। क्लियर है? बहुत पॉइंट्स पढ़ा दिए, 10 पॉइंट पढ़ा दिए, तो ये 10 पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज में पढ़ लो। लीडर क्या करता है? लीडर एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करता है, एडजस्ट करवाता है। एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो वो चेंज कौन लाता है? वो चेंज कौन लाता है? लीडर। वो चेंज कौन लाता है? लीडर। कौन लाता है? लीडर, सिंपल। हो गया, बस एक एक करके बताओ, एक एक करके पॉइंट बताइए सब कोई। जल्दी 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 लिखिए, अरे टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी लिखिए। ये चैप्टर अभी के अभी कंप्लीट करना है हम लोग को। बताइए बताइए बताइए, एक एक करके पॉइंट चैट बॉक्स में लिखिए, एक एक करके पॉइंट इसका चैट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। 10 आदमी अगर 10 पॉइंट लिख देंगे तो भाई सोचो याद हो जाएगा तुमको। चैट बॉक्स में नजर भी फिराते रहना कि कौन क्या लिख रहा है। एक एक आदमी रैंडमली रैंडमली जो आपको मन लिखिए ना, क्या दिक्कत है? इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप लिखिए, आ सकता है। आई होप आपने लिख दिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक लीडर में, एक अच्छा लीडर में, एक बेहतरीन लीडर में क्या क्या क्वालिटीज रहने चाहिए। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी, वो दिखने में सुंदर होना चाहिए, उसका हाइट होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए, उसका हेल्थ होना चाहिए, उसका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। क्या? अट्रैक्टिव लगे, जिससे वो लीडर लीडर टाइप का लगे। हीरो आलम को किसने किसने देखा है? हीरो आलम, हीरो आलम या तो पोपटलाल, किसने किसने देखा है पोपटलाल या तो हीरो आलम? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। अगर उसके तरह लीडर रहेगा तो क्या उसको फॉलो करेगा किससे? कोई। एक लीडर का आवाज एकदम पतला रहेगा, एक लीडर का वेट एकदम घटा हुआ रहेगा, एक लीडर का कोई हेल्थ ही नहीं रहेगा, हाइट ही नहीं रहेगा, नटका रहेगा, फिर क्या उस लीडर को क्या फॉलो करेगा कोई? बताओ बताओ, फॉलो करेगा कोई? बताओ। हीरो आलम जैसे एकदम पतला है या पोपटलाल, तो वो सब आदमी को ना बहुत बहुत दिक्कत के सामना करके लीडर बनते हैं वो लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग लीडर नहीं बन सकते, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेयरेस्ट चांस है, क्योंकि एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसका हाइट, वेट, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस सब कुछ सही हो, सब कुछ सही हो, वही बन सकता है लीडर, वही बन सकता है क्या? लीडर। तो सबसे पहला क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी, सबसे पहला क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी, सबसे पहला क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी के बाद इंटेलिजेंट। लीडर क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। लीडर क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। अरे दिमाग में बुद्धि होना चाहिए, दिमाग में क्या होना चाहिए? बुद्धि बुद्धि बुद्धि। तो ए लीडर शुड बी इंटेलिजेंट, बस सिंपल सा बात है। इसके बाद उनके पास नॉलेज होना चाहिए। एक गुड लीडर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज एंड कंपिटेंस अबाउट द वर्क। वो काम के रिलेटेड उनको सारा का सारा नॉलेज रहना चाहिए। नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो काहे का लीडर? नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो काहे का लीडर? इसके बाद इंटीग्रिटी, लीडर के पास ना भाई ऑनेस्टी रहना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदार रहना चाहिए लीडर। अगर लीडर ईमानदार नहीं है ना भाई, कुछ नहीं होगा, फिर तो वो गद्दारी करेगा, फिर तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कभी भला नहीं होने वाला है। तो ए लीडर शुड प्रोसेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी।
फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रिटी। एक लीडर के पास हमेशा इंटीग्रिटी रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए लीडर। इसके पास उसका कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए, मतलब कि 2 इंसान 3 इंसान के बाद बात करे, ये स्किल रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए लीडर के पास। 2 इंसान 3 इंसान 4 इंसान 5 इंसान हजारों इंसान के पास जाके वो बात कर सके, बात रख सके, अपने सबॉर्डिनेट के साथ आंख से आंख मिला के बात कर सके, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सके, सबॉर्डिनेट का ब्रेन वॉश कर सके, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उसके पास। ए लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड क्लियरली, अपना बात वो क्लियरली रख पाए। उसके पास मोटिवेशनल स्किल रहना चाहिए, मोटिवेशनल स्किल यानी कि मोटिवेट करने का शक्ति रहना चाहिए। हर किसी को वो मोटिवेट करे, फॉलोअर्स को मोटिवेट करे, उसके लिए शक्ति रहना चाहिए ना। मोटिवेशन देने के लिए वो आदमी रहना चाहिए, सिंपल सा बात है। मोटिवेशनल स्किल रहना चाहिए उसके पास। उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ मैं करूंगा, कर सकता हूं, कोई भी हालत में करूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दुविधा आ जाए, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, जो ठान लिया हूं वो करके रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। उसके पास क्या रहना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसके पास भैया? लीडर के पास। एक लीडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। ए लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल सो दैट द फॉलोअर्स कैन डिपेंडेंट ऑन हिम। उसके पास एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि सब उस पर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो आई होप इतना काफी है, इतना काफी। आप ये सब भी पढ़ सकते हो, 10 पॉइंट याद रख लेना, 10 पॉइंट आप याद रख लेना, बिकॉज 10 मार्क्स का आ सकता है। पर्सनल क्वालिटीज ऑफ लीडर 10 मार्क्स का आ सकता है। ओके, तो 10 पॉइंट याद रख लेना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीडरशिप स्टाइल, यानी कि कितने स्टाइल्स के, कितने टाइप्स के लीडर रहते हैं भैया, कितने टाइप्स के लीडर रहते हैं। मतलब कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप। कितने टाइप्स के लीडरशिप रहते हैं और कितने टाइप्स के लीडरशिप लोग फॉलो करते हैं इस दुनिया में, इस भारत में, इस इंडिया में। कितने टाइप्स ऑफ लीडरशिप फॉलो होते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सा बात है। रेडी हो आप लोग? फटाफट से बताओ बताओ बताओ, जल्दी। हम लोगों को बहुत सारा चीज कवर करना है अभी, और हम लोग 15 मिनट में कवर कर लेंगे सब कुछ। इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब जहां पे कुछ फैसला लेना होता है या फैसला को तोड़ना होता है, सब कुछ कलेक्टिवली लिया जाता है। जहां पे लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ बैठ के कोई फैसला लेता है और फॉलोअर्स के साथ बैठ के कोई फैसला को तोड़ता है। सिंपल सा बात है, जहां पे लीडर अपने फॉलोअर्स को कुछ समझता है, भाई बंधु समझता है, और उनका भी डिसीजन मैटर करता है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब यह है कि वो लीडरशिप जहां पे लीडर को अगर कोई डिसीजन लेना होता है या कोई फैसला लेना होता है, तो वो अपने टीम मेंबर्स के सामने जाता है, बैठता है, मीटिंग करता है, और सबका राय, सबका विचार से वो अपना डिसीजन लेता है। सबका राय और सबका विचार से वो अपना डिसीजन लेता है। उसको बोलते हैं क्या? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को बोलते हैं पार्टिसिपेटिव भी और फेलिसिटेटिव भी। क्या क्या बोलते हैं बताओ? डेमोक्रेटिक को क्या क्या बोलते हैं? 2 नाम बताओ डेमोक्रेटिक का। पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं और फेलिसिटेटिव भी बोलते हैं। पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं और फेलिसिटेटिव भी बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव और फेलिसिटेटिव, जहां पे लीडर सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई सब पार्टिसिपेट करो, सब कोई मिलकर डिसीजन लो, सब कोई मिलकर अपना अपना राय मशवरा दो, हम फिर उस राय और मशवरा को लेके हम फिर अपना देंगे फैसला। सिंपल सा बात है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मतलब कि दिस इज क्लियर एज इट्स नेम। इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? लीडर क्या करता है? मेक करता है या तो ब्रेक करता है। डिसीजन लो या डिसीजन को तोड़ो, फैसला लो या फैसला को तोड़ो। कैसे? डेमोक्रेटिकली, सबको साथ मिला के। सबका ओपिनियन यहां पे मैटर करता है। लीडर सबके साथ बैठता है, सबसे मीटिंग करता है, सबका राय मशवरा जानता है, इसके बाद ही वो कुछ फैसला लेता है। सिंपल सा बात है। लीडर्स मेक और ब्रेक डिसीजंस मतलब कि डेमोक्रेटिकली।
based on the team opinion and feedback. Although it is the leader who makes the final call. लेकिन यहां पर भी लीडर पर ही है, फाइनल कॉल कौन लेगा? लीडर ही लेगा। लेकिन अच्छा बात यह है कि लीडर सबको बुलाता है और सबका राय मशवरा लेता है, उसके बाद ही लीडर फाइनल कॉल लेता है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। लीडर अपना हुक्म नहीं चलाता कि हम ही मेन है, हम जो फैसला ले लिए बस हो गया, बात खत्म। नहीं, लीडर सबका राय मशवरा लेता है, उसके बाद लीडर अपना फैसला सुनाता है। सिंपल सा बात है। इसको क्या बोलते हो? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरा नाम क्या है? पार्टिसिपेटिव। तीसरा नाम क्या है? फेलिसिटेटिव। एवरी ओपिनियन काउंट्स। हर एक ओपिनियन को काउंट करते हैं, हर एक ओपिनियन पर लीडर ध्यान देते हैं कि ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला। उसके बाद सारा का सारा ओपिनियन को मिला के वो अपना एक फैसला देता है। सिंपल सा बात है। सारा का सारा ओपिनियन को मिला के अपना एक फैसला देता है। तो दिस इज द इजिली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। ये बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल है, ये एक बहुत अच्छा लीडरशिप टाइप है। ऐसा ही लीडर रहना चाहिए, ऐसा ही लीडरशिप स्टाइल रहना चाहिए। सिंपल सा बात है। ओके, आप इसको लिख दोगे 2 मार्क्स के लिए? बिल्कुल। अगर टाइप्स आए तो टाइप्स लिख देना, क्या दिक्कत है? इतना लिख देना जितना पढ़ाया हूं, बना बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बना बना के लिख देना। इसके बाद देखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को क्या बोलते हैं? कमांडिंग लीडरशिप या कोऑर्सिव लीडरशिप। बहुत बदमाश लीडर रहता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बहुत बदमाश, यमराज से भी बदमाश। यमराज जैसे होता है ना, यमराज बहुत बदमाश रहता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है ना, लीडर ना बोलेगा मैं खुद डिसीजन लेगा, मैं कोई टीम मेंबर से बात नहीं करेगा, मेरे टीम मेंबर मेरे लिए कुछ नहीं है, बकवास टीम मेंबर है, सारा का सारा फैसला मैं खुद लेगा। सारा का सारा फैसला अगर लीडर खुद लेता है तो उसे बेटा बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अगर सारा का सारा डिसीजन, सारा का सारा फैसला लीडर खुद लेता है, सेंट्रलाइज्ड फैसला लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन अ लीडर एज सोन एज सच लीडर आर डिक्टेटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? सारे के सारे लीडर्स बस अकेले फैसला लेता है, किसी से राय मशवरा कोई करने का दरकार नहीं है, बस इन्फॉर्म कर देता है लीडर, हमने ये फैसला लिया है, आप लोग को मानना है मानो, ना मानना है बाहर में जाओ। लीडर बोलता है भाई फॉलोअर सुन लो, हमने ये फैसला लिया है, आप लोगों को मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, बाहर में जाओ। उसको फॉलोअर से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको सिर्फ अपने फैसले से मतलब रहता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये वन ऑफ द डेंजरस लीडरशिप है। ठीक है, इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पे डेलीगेशन नहीं चलता है, यहां पे डेलीगेशन नहीं चलता है। अब भैया डेलीगेशन का मतलब क्या है? सुबह का क्लास में समझाए थे, वापस नहीं समझाएंगे। सुबह का क्लास में समझाए थे, मतलब कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओके, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि कोई लीडर अपना पावर को ट्रांसफर नहीं करता किसी को भी। जो डिसीजन लेना है, जो पावर रखना है, उसके पास ही रहेगा और किसी के पास नहीं। क्लियर है? तो इसको एक बार लर्न कर लो। अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑल डिसीजन मेकिंग पावर आर सेंट्रलाइज्ड इन द लीडर एज सोन एज such leader are the dictators. Autocratic leadership style is known as leader centered. मतलब यही है, सब कुछ यही है, भगवान भी यही है, सारा का सारा फैसला यही लेगा और सारा का सारा पावर यही रखेगा, सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस यही बनाएगा, और फॉलोअर्स जो हैं वो उसके पुतले हैं, पुतले पुतले पुतले। चलो आगे अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप। एक होता है लाइजोस्फीयर लीडरशिप। लाइजोस्फीयर लीडरशिप, लाइजोस्फीयर लीडरशिप, जहां पे लीडर एकदम बिल्ला होकर चिल कर रहा है, जहां पे लीडर एकदम एकदम पार्टी कर रहा है, घर में जाके सो रहा है। अरे भैया घर में जाके सो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अरे मैंने फॉलोअर्स के ऊपर सारा का सारा चीज छोड़ दिया है, सारा का सारा काम मेरे फॉलोअर्स के ऊपर है, उनको करने दो जो करना है। लीडर यहां पे कुछ करता ही नहीं है। लीडर क्या करता है? सारा का सारा ऑथोरिटी पावर सब कुछ दे देता है फॉलोअर को, बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो, मैं जा रहा घर में सोने के लिए, मैं जा रहा हूं घर में सोने के लिए, मैं जा रहा हूं पार्टी करने के लिए, तुम लोगों को जो करना है करो। ठीक है, तो लाइजोस्फीयर लीडरशिप मतलब क्या? द फ्रेंच टर्म लाइजोस्फीयर लिटरली ट्रांसलेट्स देम टू लेट देम डू। मतलब जो करना है करो भाई, मैं तो जा रहा हूं घर में सोने के लिए,
मेरे फॉलोअर्स संभाल लेंगे सब कुछ। अरे छोटा भीम नहीं देखियो, छोटा भीम, राजा इंद्र वर्मा जो था, राजा इंद्र वर्मा, वो कुछ करता था क्या? सिर्फ हर काम के लिए वो भीम को भेजता था, हर काम के लिए वो भीम को भेज देता था, कुछ करता नहीं था, खाली खाली घर में खाली सोना है और राजगद्दी पर बैठना है। राजा इंद्र वर्मा, राजा इंद्र वर्मा, अरे छोटा भीम वाला राजा, इतना ज्यादा कमजोर फालतू बकवास राजा कोई देखा ही नहीं है मैंने। हर काम वो छोटा भीम से ही करवाता था। भीम, शुक्रिया भीम, धन्यवाद भीम, सिर्फ वही करना आता था उसको, और कुछ नहीं करना आता था। तो यही है, ये लीडर वही है कि अपने फॉलोअर्स के ऊपर सिर्फ काम मतलब कि दे देता है और खुद आराम करता है घर में जाके। बोलता है जिस तरह से फॉलोअर्स कर रहा है करने दो ना भाई, हमको कोई मतलब नहीं है, हम घर में जाके खाली सोएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या होता है, लाइजोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लेट देम डू, लीडर्स हु इम्प्रेस इट गिव नियरली ऑल अथॉरिटी टू देयर एम्प्लॉइज। यहां पे लीडर 99% अथॉरिटी अपने एम्प्लॉइज के हाथ में दे देता है। बोलता है भाई जो करना है करो, ये लो मेरे सारे के सारे पावर्स, अब जो करना है तुम करो, मैं जा रहा हूं घर में ऐश करने के लिए। सिंपल। इसको क्या बोलोगे, लाइजोस्फीयर, अथॉरिटी। इधर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इज द फीचर ऑफ द फ्री रेन लीडरशिप। इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग होता है। सिंपल सा बात है। ओके, समझ गए हो? बना बना के लिख देना, 2 4 5 लाइन करके बना बना के लिख देना, अच्छे से बनाना लेकिन, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। तो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या होता है, यहां पे लीडर अपने फॉलोअर्स का बात सुनता है और वो नेग्लेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। वो सुन के भी अनसुना करता है। यहां का जो लीडर रहता है ना, मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का जो लीडर रहता है, वो क्या करता है, सुन के भी अनसुना करता है, वो इग्नोर करता है। वो सबसे पहले तो फॉर्मली सुन लेगा, उसके बाद वो निगलेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उसका जो मन। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल गोज बाय द बुक्स ऑल थ्रू लीडर विद द अप्रोच डू लिसन टू द एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज की बात सुनता है, सुन के निगलेक्ट कर देता है, सुन के रिजेक्ट कर देता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ बोलो ना यार, बोलो बोलो बोलो, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो ना, हाँ मैं सुन रहा हूं सुन रहा हूं सुन रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, मैं अरे भाई मैं सुन रहा हूं बोलो, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता है, उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। एम्प्लॉइज लोगों को भी पता है कि हमारा बात ये लोग नेग्लेक्ट करने वाला है, सिंपल सा बात है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। सिंपल। क्लियर है? ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, इसको भी बना बना के लिख देना। इसके बाद आइए, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज पढ़ने वाले हैं। अब जो होने वाला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 मिनट का खेला बचा हुआ है, जरा ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो भैया, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी, कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी ऑफ मतलब टैननबम एंड स्किम्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आपको चार्ट दिखाते हैं। ये चार्ट आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी में इन्होंने क्या बोला है, देखिए जरा ध्यान से। कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी में क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से। सबसे पहला स्टेज में लीडर के पास पूरा का पूरा पावर रहता है। ये स्टेजेस है, लेकिन सबसे पहला, सबसे बिगिनिंग वाला स्टेज में ना लीडर के पास सारा का सारा पावर रहता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते सारा का सारा पावर अपने फॉलोअर्स को दे देता है। फॉलोअर्स को सारा का सारा पावर मतलब कि ये कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे लीडर के पास पूरा का पूरा पावर है, फॉलोअर्स के पास एक भी पावर नहीं है। और लास्ट में ये चार्ट देखिए कहां पे चला गया, ये लास्ट में ऐसा कुछ हो जाता है कि सारा का सारा पावर किसके हाथ में चला जाता है, लास्ट में सारा का सारा पावर फॉलोअर्स के हाथ में मतलब कि दे देता है लीडर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज होता है टेल। क्या होता है बताइए, तो टैननबम एंड स्किम्ड कंटिन्यूम लीडरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेज होता है टेल। तो टेल में क्या होता है, लीडर मेक्स ऑल द डिसीजन एंड अनाउंसेस देम आफ्टर द फैक्ट। सबसे पहला स्टेज में जब लीडर के पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है, आप देख सकते हो उस चार्ट में, आप देख सकते हो इसमें ना पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, सबसे पहला स्टेज में पूरा का पूरा कंट्रोल है लीडर के पास।
उसमें लीडर क्या करता है, सारा का सारा डिसीजन खुद ही बनाता है, और डिसीजन बनाने के बाद, फैसला लेने के बाद सिर्फ बोल देता है। किसको बोल देता है? अपने एम्प्लॉयज को, हम ये फैसला लिए हैं, हम ये फैसला लिए हैं। इसमें क्या होता है, ऑटोक्रेटिक से सीधा डेमोक्रेटिक तक चला जाता है। ये इसमें ये बताते हैं कि मतलब कि कंटिन्यूम लीडरशिप थ्योरी में ये बताया जाता है कि भैया ऑटोक्रेटिक से लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से डेमोक्रेटिक लीडरशिप में कैसे चला गया, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से डेमोक्रेटिक लीडरशिप में कैसे चला गया। सबसे पहला स्टेज में होता है मतलब कि टेल। इसमें क्या होता है, लीडरशिप बताता है। लीडरशिप क्या करता है, बताता है अपने एम्प्लॉयज को कि हमने क्या डिसीजन लिया, हमने क्या डिसीजन लिया। लीडर्स मेक ऑल द डिसीजन, यानी सारा का सारा फैसला लीडर ही लेगा, लास्ट में जाके जस्ट बता देगा हमने ये फैसला लिया है, तुमको मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, भाड़ में जाओ, सिंपल। इसके बाद वाला मतलब इसके बाद वाला स्टेज आता है, इसके बाद वाला स्टेज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला सेल, इसके बाद वाला आता है सेल। सेल 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 में क्या होता है, लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस एंड ट्राई टू सेल द बेनिफिट्स। लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस एंड ट्राई टू सेल द बेनिफिट्स। यहां पे क्या होता है, लीडर ही सारा का सारा फैसला ले रहा है, लेकिन अब ना वो जब अपने एम्प्लॉयज के पास जा रहा है, वो जब अपने फॉलोअर्स के पास जा रहा है, तब अब उसका बेनिफिट्स को गिनवा रहा है, अब उसका बेनिफिट्स को गिनवा रहा है। बोल रहे सुनो, हम ये जो फैसला लिए है ना, ये फैसला लेने के पीछे ना हमारा कारण है, ठीक है, हमने इस वजह से ये फैसला लिया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये मतलब कि एडवांटेज मिलेगा, ये ना मतलब कि चापलूसी दिखाता है। इसके बाद लीडर ना चेंज हो जाता है थोड़ा सा। सबसे पहला स्टेज में क्या होता है, लीडर तो बताता भी नहीं है, लीडर मतलब कि बोलता है हमने ये फैसला लिया है, आपको मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, बाहर में जाओ। इसके बाद वाला स्टेज आता है सेल। सेल 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 में क्या होता है, लीडर सारा का सारा फैसला ले रहा है, लीडर सारा का सारा फैसला ले रहा है, और लास्ट में ना बेनिफिट बता रहा है। लास्ट में अपने फॉलोअर्स के पास जा रहा है और बोल रहा है सुनो, हमने ये फैसला ऐसे वैसे नहीं लिया है, हमने ये फैसला इसीलिए लिया है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ये है वो है, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट पहुंचेगा, ये बेनिफिट पहुंचेगा, ये बेनिफिट पहुंचेगा। इसके बाद और थोड़ा दिमाग चेंज होता है, अब लीडर और थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, अब इसका दिमाग और थोड़ा चेंज हो गया। इसके बाद करता है सजेस्ट। इसके बाद क्या करता है, सजेस्ट। लीडर का दिमाग चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, जैसे आप लोग का दिमाग चेंज होता जाता है ना, वैसे अब लीडर भी बदलता जा रहा है। सबसे पहले तो टेल था, उसके बाद सेल हो गया, उसके बाद सजेस्ट हो गया। अब क्या करता है लीडर, देखिए, लीडर डेवलप्स आइडियाज एंड इनवाइट्स क्वेश्चन फ्रॉम अदर। अब लीडर क्या करता है, अब लीडर कोई फैसला लेता है ना, फैसला लेने के बाद सबको बुलाता है और बोलता है कि कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई प्रश्न है किसी का तो बताओ, पूछो मेरे से, कोई प्रश्न है किसी का तो पूछो मेरे से। अरे बाप रे बाप, इतना चेंज हो गया लीडर। वो पहले स्टेज में तो कुछ पूछता ही नहीं था लीडर, इसके बाद वाला स्टेज में वो मतलब कि बेनिफिट बताने लगा। इसके बाद वाला स्टेज में अब वो बोल रहा है कि कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। इसके बाद वाला स्टेज क्या है, सजेस्ट सजेस्ट सजेस्ट। यानी कि अब लीडर थोड़ा थोड़ा करके चेंज आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, हम लोग इसी तरीके से अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरा ऑटोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक हो गया लीडर, बदल गया, एकदम चेंज हो गया लीडर। तो सजेस्ट के बाद आता है कंसल्ट। सजेस्ट के बाद क्या आता है, कंसल्ट। कंसल्ट में क्या होता है, देखिए कंसल्ट में क्या होता है, लीडर प्रेजेंट देयर चॉइस बट इज ओपन टू चेंज। अब क्या हो रहा है, अब लीडर चॉइस प्रेजेंट कर रहा है, अब लीडर अपना फैसला सुना रहा है और बोल रहा है सुनो, हम अपना फैसला तो सुना दिए, लेकिन अगर आप लोगों को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों का कोई और दूसरा मन है तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो सकता है ये फैसला। बाप रे बाप, क्या हो गया, इतना चेंज कैसे हो गया लीडर, बताइए। कंसल्ट में क्या होता है, कंसल्ट में लीडर ये बोल रहा है कि हम लोग तो फैसला ले लिए हैं, लेकिन अगर कुछ चेंज का दरकार पड़ेगा तो चेंज भी कर देंगे। आप लोग बताइए, अभी बहुत चेंज हो गया लीडर। इसके बाद वाला स्टेज आता है, देखिए अब धीरे धीरे करके आप बहुत ज्यादा चेंज होगा ये, ज्वाइन। इसके बाद लीडर बोलता है ज्वाइन। तो ज्वाइन में क्या है, लीडर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, इनवाइट्स सजेशन, मेक डिसीजन। इसके बाद लीडर बोलता है कि भाई प्रॉब्लम बताओ, हमने जो फैसला दिया है तुमको उसका प्रॉब्लम बताओ, और कोई सजेशन है तो बोलो, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कोई सजेशन है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सबको बोलता है, अपने फॉलोअर्स को बोलता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है तो बोलो, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे।
इसके बाद लीडर करता है डेलीगेट, इसके बाद लीडर करता है डेलीगेट, लीडर सेट्स फ्रेमवर्क, देन आस्क ग्रुप टू मेक ए फाइनल डिसीजन। इसके बाद लीडर बोलता है कि अब मैं नहीं लूंगा फैसला जी, अब मैं पूरा का पूरा चेंज हो चुका, अब मैं नहीं लूंगा फैसला, अब लोगे आप फैसला, अब लोगे आप फैसला, फैसला आप लोगे अभी। और लास्ट में एब्डिकेट करता है। तो ये 7 स्टेजेस है। सबसे पहले क्या होगा, टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, उसके बाद मतलब कि उसके बाद एब्डिकेट। ठीक है, तो एब्डिकेट में क्या हो रहा है, एब्डिकेट में लीडर अलाउज ग्रुप चॉइस विथ ओनली कंस्ट्रेंट बीइंग दोज बियॉन्ड द मैनेजर्स कंट्रोल। तो अब जो है ना, अब लीडर क्या करता है, ग्रुप चॉइस अलाउ करता है, ग्रुप का जो मर्जी वही करेगा, ग्रुप का जो मर्जी वही करेगा, मैं अब कुछ नहीं कर रहा। लीडर बोलता है कि मैं अब अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, ग्रुप का जो मर्जी होगा वही करेगा, सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं एब्डिकेट। तो ये सातों के सातों पॉइंट है, ऐसे करके लिख देना, सिंपल सा बात है, जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से लिख देना, एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर देना, ये मतलब कि ये एक मतलब कि ड्राइंग को बना देना, बस हो जाएगा सिंपल। और इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप टेल हो गया, इसके बाद सेल हो गया, इसके बाद कंसल्टेंट ज्वाइन हो गया, इसके बाद मतलब कि ये हो गया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और ये चार्ट बना के, ये चार्ट बनाना तो कंपलसरी है, मैं बता दूं आप लोगों को, ये ड्राइंग बनाना कंपलसरी है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कंटिन्यूम थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में कुछ बताइए, तो आपको ये चार्ट तो बनाना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सातों के सातों पॉइंट लिख देना, बस बात खत्म हो गया। थोड़ा एलैबोरेटिव वे में लिखना पड़ेगा, थोड़ा एलैबोरेटिव वे में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये 10 मार्क्स का आएगा, बिकॉज ये 10 मार्क्स का आएगा। हर एक पॉइंट 2-3 लाइन का लिखना, हर एक पॉइंट 2-3 लाइन का लिखना, और ये चार्ट बना देना, बस तुमको मार्क्स मिल जाएगा। यही है टैननबम एंड स्किम्ड कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप, जहां पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पहुंच गए, किस तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पहुंच गए। ठीक है, ओके, आइए आगे आगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी, ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी। तो ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी में क्या बोला गया ना, ब्लेक एंड माउंटेन्स जो थे, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, इसको भी समझा दूंगा, इसको भी समझा दूंगा, बस लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, वो समझ में आया ना, इसको भी समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो, सुनो। ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप ग्रिड, ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल ग्रिड, इसको हम लोग एक मैनेजरियल ग्रिड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजरियल ग्रिड, जिसको डेवलप किसने किया था, रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन माउंटेन ने 1960 में डेवलप किया था, जिसको रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन माउंटेन ने 1960 में डेवलप किया था। ठीक है, ओके ओके। इनका टारगेट ये था कि क्या एक लीडर अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है या प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोचता है। अब डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, क्या एक लीडर पीपल के बारे में ज्यादा सोचता है या प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोचता है। इसके वजह से ये एक ग्रिड बना दिए, आप मतलब कि देख सकते हो, ये ग्रिड भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से सुनो, लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने 2 बिहेवियरल डायमेंशंस रखा, इन्होंने ये बोला कि एक लीडर या तो अपने लोगों के बारे में सोच सकता है या तो प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है। एक लीडर या तो अपने लोगों के बारे में सोच सकता है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उसका भलाई के बारे में सोच सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के बारे में सोच सकता है। एक लीडर या तो अपने फॉलोअर्स, अपने मेंबर्स के भलाई के बारे में सोच सकता है, कि उसका रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोच सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो कंसर्न फॉर पीपल क्या बोलता है, देखिए, द डायमेंशन असेसेस ए लीडर फोकस ऑन वेलबींग, सेटिस्फैक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ हिज टीम मेंबर्स, लीडर हु स्कोर हाई ऑन द डायमेंशन प्रायोरिटाइज बिल्डिंग मतलब के रिलेशनशिप। कंसर्न फॉर पीपल का मतलब क्या है, एक लीडर कभी कभी अपने फॉलोअर्स के बारे में ज्यादा सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा, एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचता है कि किस तरह से मेरे फॉलोअर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, किस तरह से मेरे फॉलोअर्स का पर्सनल डेवलपमेंट होगा, किस तरह से मेरे फॉलोअर्स का घर में रोटी कपड़ा मकान जाएगा। अपने
फॉलोअर्स का वेलबींग के बारे में सोचते हैं कभी कभी। और एक एक लीडर ऐसा रहता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचेगा। वो बोलेगा कि नहीं, भाड़ में जाए, मेरे फॉलोअर्स भाड़ में जाए, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन के बारे में सोचूंगा, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचूंगा। अब इस इंडस्ट्री में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सीयू के बारे में सोचते हैं, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, मैं आपके बारे में सोचता हूं, सीयू जाए भाड़ में, सीयू के बारे में मैं नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं किस तरह से मेरे स्टूडेंट बहुत बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। सिंपल सा बात है, मेरे लिए आप प्रायोरिटी रखते हो। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, एक लीडर या तो पीपल के बारे में सोचेगा, अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा, अपने टीम मेंबर्स के बारे में सोचेगा, या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। क्लियर है? जैसे कोई कोई टीचर सिर्फ सीयू के बारे में सोचता है कि सीयू का भला कैसे करना है, और कोई कोई मतलब कि टीचर अपना स्टूडेंट के बारे में सोचता है। अब अपना अपना अलग अलग प्रोस्पेक्ट है, अपना अपना अलग अलग विचार है। क्लियर है? कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझो। अब आने वाला है मेन चीज। अब देखिए, चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। तो लीडरशिप जो ग्रिड है ना, वो 9x9 के ग्रिड में दिया हुआ है। ग्रिड मतलब क्या होता है? ये 9x9 के ग्रिड में दिया हुआ है। ओके, लीडरशिप जो ग्रिड है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड मतलब क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड 1-1। इम्प्रोवाइज्ड मतलब देखते हैं। इम्प्रोवाइज्ड मतलब कोई ऐसा लीडर जिसको ना ही प्रोडक्शन का पता है, ना ही लोगों का पता है। लीडर विथ लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। लीडर को कोई ऐसा लीडर होता है, मान लो इम्प्रोवाइज्ड किसको बोलते हैं? इम्प्रोवाइज्ड का मतलब समझाता हूं। इम्प्रोवाइज्ड किसको बोलते हैं? कोई ऐसा लीडर जिसको प्रोडक्शन का भी पता नहीं हुआ है, जिसको पीपल का भी पता नहीं हुआ है। वो बोलता है भाड़ में जाए सब, हमको तो अपना पड़ा हुआ है, सिर्फ हम तो अपने के बारे में सोचेंगे, हम तो अपना बारे में सोचेंगे भैया, भाड़ में जाए सब। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रोवाइज्ड। उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब कि रेशियो क्या रहता है? 1:1। तो इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट यहां पे आता है। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट कहां पे आता है? देखिए तो यहां पे आता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, यहां पे आता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे कंट्री क्लब का। कंट्री क्लब कहां पे आता है? कंट्री क्लब मतलब लीडर विद द हाई कंसर्न ऑफ पीपल। कंट्री क्लब में क्या होता है कि लीडर पीपल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने टीम मेंबर्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और प्रोडक्शन के बारे में कम सोचते हैं। कोई ऐसा लीडर जो अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन के बारे में कम सोचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्री क्लब। कंट्री क्लब 1:9 में आता है। कंट्री क्लब 1:9 में आता है। आप देखिए कंट्री क्लब कहां पे आता है? ऊपर 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 1:9। इस तरह से एक आपको मैनेजरियल ग्रिड बनाना पड़ेगा, याद करके चले जाना। यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है, इस साइड में होता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट 1:1। इस साइड में क्या होता है? ऊपर में 1:9। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट में क्या होता है कि लीडर अपने लोगों के बारे में सोचता है, लीडर अपने टीम मेंबर्स के बारे में सोचता है। लीडर प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा उसके बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। आगे इसके बाद हो गया मतलब कि प्रोड्यूस और पेरिस 9:1। तो प्रोड्यूस और पेरिस का मतलब है लीडर प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोच रहा है और पीपल के बारे में कम सोच रहा है। अगर लीडर प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोच रहा है और लोगों के बारे में कम सोच रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस और पेरिस। अगर एक लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के बारे में ज्यादा सोच रहा है और बोल रहा है कि पीपल जाए भाड़ में, मेरे फॉलोअर्स जाए भाड़ में, मेरे टीम मेंबर्स जाए भाड़ में, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के बारे में सोचेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस और पेरिस। ये आता है 9:1। जैसे यहां पे कंट्री क्लब में उल्टा हो रहा था ना, तो इसमें क्या हो रहा था? 1:9, तो इसमें होगा 9:1। सिंपल सा बात है। तो प्रोड्यूस और पेरिस कहां पे आता है? देख लीजिए, तो प्रोड्यूस और पेरिस एकदम नीचे में, उल्टा देखिए, उल्टा, पूरा उल्टा। क्लियर है? कंट्री क्लब मैनेजमेंट का पूरा उल्टा प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। ओके, ये चार्ट बनाना पड़ेगा, ये चार्ट बनाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद फोर्थ कैटेगरी का बात करते हैं, टीम। अब टीम के बारे में बात करते हैं। द आइडियल लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द ब्लेक एंड मॉर्टन।
कुछ कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो पीपल के बारे में भी सोच रहे हैं और जो प्रोडक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, जो लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, उनको बोलते हैं 9,9 लीडर स्कोरिंग हाई ऑन बोथ मतलब की डायमेंशन। 9,9 किसको बोलते हैं? पीपल के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टीम टीम टीम। अब टीम कहां पे आता है? देखिए टीम, अब टीम का देखते हैं, टीम कहां पे आता है? टीम यहां पे आता है एकदम ऊंचा 9,9। ठीक है, अब देखिए मिडिल ऑफ द रोड्स, जो एकदम मिडिल में है, जो एकदम बीच मझदार में है, ज्यादा लोगों के बारे में भी नहीं सोच रहा है और ज्यादा प्रोडक्शन के बारे में भी मतलब कि नहीं सोच रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल ऑफ द रोड। अरे बीच रास्ता में है वो, सीधा सा बात है। मिडिल ऑफ द रोड मतलब क्या हो गया? 5,5 लीडर विद द मॉडरेट कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के बारे में भी ज्यादा नहीं सोच रहा है और पीपल के बारे में भी ज्यादा नहीं सोच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, आइए इतना तक पढ़ लीजिएगा और बना बना के लिख दीजिएगा। 10 मार्क्स का आया तो आया, मजा आ जाएगा आपको। और ये ड्राइंग बनाना कंपलसरी है, ये जो ड्राइंग है ना, ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो, ये बनाना कंपलसरी है। ठीक है, ये ड्राइंग बनाना क्या है? कंपलसरी। ओके, आगे बढ़े। आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लिकार्ट सिस्टम थियरी। बस हो गया है, बस हो गया है, बस 5 मिनट का खेल। अब हम लोग पढ़ेंगे लिकार्ट सिस्टम थियरी। लिकार्ट सिस्टम में ना 4 थियरी दिया हुआ है, जो कि रेंसस लिकार्ट ने दिया हुआ है। किसने दिया है? रेंसस लिकार्ट। द लिकार्ट सिस्टम में 4 थियरी दिया हुआ है, उसमें यह बताता है कि लीडरशिप 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। रेंसिस लिकार्ट ने भी 4 टाइप के लीडरशिप के का नाम बताया है, 4 थियरी दिया है सबसे पहले तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। द लिकार्ट सिस्टम 4 थियरी कैटेगराइजेस मैनेजमेंट इनटू 4 मेन स्टाइल, यानी कि लिकार्ट ने 4 मेन स्टाइल में लीडरशिप को बांट दिया है। लिकार्ट ने बोला है कि लीडरशिप 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। उसने भी सेम सेम बात बोला है। सबसे पहले होता है ऑथोरेटिव। ऑथोरेटिव मतलब क्या होता है? एक्सप्लोइटिव, मतलब कि एक्सप्लोइटेटिव ऑथोरेटिव। एक्सप्लोइटेटिव ऑथोरेटिव मतलब जो मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा मतलब कि पावर दिखाता है, कोअर्सन दिखाता है। जो लीडर अपने सबऑर्डिनेट पर बहुत ज्यादा कोअर्सन करता है, पावर दिखाता है, जिसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ लीडर का है, जिसमें सिर्फ लीडर ही फैसला लेगा, उसको बोलते हैं ऑथोरेटिव। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोइटेटिव ऑथोरेटिव मैनेजमेंट। In this system, management relies heavily on the power and coercion to control employees. यहाँ पे मैनेजमेंट ये विश्वास रखता है कि मैं अपना पावर दिखाऊंगा, कोअर्सन दिखाऊंगा, तभी एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर पाऊंगा। इस लीडरशिप स्टाइल में लिकार्ट का 4 थियरी है। एक थियरी पढ़ रहे हैं, सबसे पहला वाला थियरी पढ़ रहे हैं। इस थियरी के हिसाब से मैनेजमेंट को ये लगता है कि मैं अपना अगर पावर दिखाऊंगा, मैं अपना कोअर्सन दिखाऊंगा, तभी मैं अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो सेंट्रलाइज्ड है। डिसीजन सिर्फ एक तरफ से ही आएगा, एम्प्लॉयज का, फॉलोअर्स का कोई राय मशवरा नहीं लिया जाएगा, बाहर में जाए एम्प्लॉयज। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरेटिव। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन मतलब कि टिपिकली फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। कम्युनिकेशन टिपिकली फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू डाउन। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब कि बेनलोवेंट ऑथोरेटिव। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब कि अच्छा, इसमें इसमें मतलब कि क्या होता है? देखिए, दिस सिस्टम ऑल्सो फीचर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, बट मैनेजमेंट अडॉप्ट ए मोर प्रोएक्टिव अप्रोच व्हाइल एम्प्लॉयज में फील मोर सपोर्टेड। ये अप्रोच में ना एम्प्लॉयज लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ये अप्रोच में भी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है। ये एम्प्लॉयज में भी जो मतलब कि ये होता है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। फैसला जो लेते हैं ना, वो सेंट्रलाइज्ड ही होता है, वो एक तरफ से ही फैसला ले रहे हैं इसमें भी। लेकिन इसमें फिर भी एम्प्लॉयज लोग थोड़ा सा सपोर्टेड फील करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा छुटकारा देते हैं, इसमें ज्यादा अत्याचार नहीं करते एम्प्लॉयज पर।
इसमें तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव में ना एम्प्लॉयज लोग पे बहुत ज्यादा पावर दिखाते थे। एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव में लीडर लोग ये समझते हैं एम्प्लॉयज लोग पर जितना ज्यादा पावर दिखाएंगे एम्प्लॉयज लोग उतना काम करेगा, गुलाम बना के रखेंगे सब पर। लेकिन फिर सेकंड वाला आया। सेकंड वाला में क्या होता है? सेकंड वाला में सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज लोग थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है, थोड़ा सा सपोर्टेड फील करता है। एम्प्लॉयज लोग पे अत्याचार नहीं करता ये लोग, ठीक है। इसके बाद आता है कंसल्टिव। तो कंसल्टिव में क्या होता है? कंसल्टिव में एम्प्लॉयज लोग को ये मौका दिया जाता है कि आप लोग आओ कंसल्ट करो मैनेजमेंट के साथ, आप लोग भी आओ और कंसल्ट करो मैनेजमेंट के साथ। इन द कंसल्टिव सिस्टम मैनेजमेंट सीक्स इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑन सर्टेन डिसीजन बट अल्टीमेट ऑथोरिटी स्टिल रेस्ट विथ मैनेजमेंट। यानी कि कंसल्टिव में क्या होता है? कंसल्टिव में मैनेजमेंट ये ऑफर देता है कि आप लोग आओ, मेरे प्यारे प्यारे एम्प्लॉयज, आप लोग आओ, आप लोग राय मशवरा दो, लेकिन जो फैसला लेना होगा वो तो मैनेजमेंट ही लेगा। फैसला जो लेना होगा वो तो मैनेजमेंट ही लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है पार्टिसिपेटिव ग्रुप। इसके बाद क्या आता है? पार्टिसिपेटिव ग्रुप। अपने से बना के लिखना है, बना बना के पार्टिसिपेटिव ग्रुप। द पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम रिप्रेजेंट द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड एम्प्लॉय सेंट्रेड अप्रोच टू द मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटिव ग्रुप में क्या होता है कि हर कोई पार्टिसिपेट करता है, जहां पे डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, जहां पे हर कोई एम्प्लॉय डिसीजन ले सकता है। तो रेंसिस लिकार्ट ने 4 थियरी निकाली, सिंपल सा बात, 4 थियरी निकाली। चारों थियरी को आराम से पढ़ लेना, 10 मार्क्स का आ सकता है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है। यहां पे डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, हर कोई यहां पे फैसला ले सकता है, हर कोई अपना गोल्स बना सकता है, हर कोई डिसीजन बना सकता है, हर कोई सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, हर कोई, चाहे वो मालिक हो, नौकर हो, कोई भी। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट 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 2 थियरीज बचा हुआ है, छोटा छोटा, 2 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। 2 मिनट में, 2 मिनट का सेशन बचा हुआ है, 2 मिनट का, लिख के रख लो। ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप में क्या होता है? ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप में क्या होता है बताइए? ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट सर्टेन इनहेरिटेड क्वालिटीज और ट्रेड इंडिविजुअल्स टू बिकम इफेक्टिव लीडर्स। यानी ट्रेड थियरी ऑफ लीडर्स बोलता है कि लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी का गेम है। एक लीडर मतलब कि जन्म से लीडर रहता है, सिंपल सा बात है। एक लीडर जन्म से लीडर रहता है, बड़ा होकर लीडर नहीं बनता, उसके पास ऑलरेडी क्वालिटी रहता है। ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप क्या बोलता है कि एक लीडर जब जन्म लेता है ना, वो लीडर बन के ही जन्म लेता है, उसके पास ऑटोमेटिकली लीडर वाला क्वालिटी रहता है, तभी वो जन्म लेता है, सिंपल सा बात है। मतलब ऑलरेडी उसके पास इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, मतलब कि कुछ करिश्मा रहता है, सिंपल सा बात है, जो उसको सक्सेसफुल लीडर बनाता है। ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप ये बोलता है कि एक लीडर जन्म से ही लीडर का क्वालिटी रखता है अपने दिमाग में, अपने दिल में, उसके पास कॉन्फिडेंस रहता है, उसके पास इंटेलिजेंस रहता है, उसके पास करिश्मा रहता है, तभी वो सक्सेसफुल लीडर बन पाता है। इसी चीज को बना के लिख देना। ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल के पास ऑलरेडी लीडर बनने का पावर रहता है, ऑलरेडी लीडर बनने का दम रहता है, क्वालिटी रहता है, उसके पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, एक जो उसको सक्सेसफुल बनाता है, जो उसको क्या बनाता है? सक्सेसफुल बनाता है। अब लास्ट पढ़ेंगे फ्रेड फील्डर्स, मतलब कि सिचुएशनल लीडरशिप। यहां पे यही बोला जाता है कि हर एक लीडर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब कि जैसे बिहेव रखता है। हर एक लीडर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग बिलीव करता है, अलग अलग तरीके से एक्ट करता है, सिंपल सा बात। फ्रेड फील्डर्स कंटिजेंसी थियरी ऑफ लीडर्स ऑफन एसोसिएटेड विद द सिचुएशनल लीडरशिप। इसको सिचुएशनल लीडरशिप भी बोलते हैं, सिचुएशन वाइज लीडरशिप। हर एक सिचुएशन में लीडर्स का जो स्टाइल रहता है वो चेंज हो जाता है, हर एक लीडर का स्टाइल एक अलग अलग होता है, हर एक सिचुएशन में हर एक लीडर का स्टाइल अलग अलग होता है। उसी को बोल दिया गया फ्रेड फील्डर सिचुएशनल लीडरशिप थियरी। सिंपल सा बात है, 2 मार्क्स का आएगा, अनइंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ के रख लो। फिर एक बार इसको पढ़ लेना और हमारा जो है ना पूरा का पूरा लीडरशिप बहुत अच्छे से खत्म हो गया। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। थैंक यू गाइस। और प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है
आप एक कमेंट करके जाना, एक कमेंट करके जाना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप प्लीज एक कमेंट और एक लाइक करके जाना, बिकॉज मैं शायद ये डिजर्व करता हूँ। इतना ज्यादा जो मेहनत कर रहा हूँ ना, सुबह भी क्लास लिया था, शाम को भी क्लास ले रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग एक कमेंट और एक लाइक करके जाना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।